लोकसभा चुनाव 2024 में कुछ ही दिन बचे हैं। सपा कांग्रेस सीट शेयरिंग के बाद साथ साथ है, तो वहीं मायावती ने एकला चलो का ऐलान कर दिया है। यह ऐलान मायावती ने उस वक्त किया जब इंडिया गठबंधन से उनकी करीबी बढ़ने की चर्चाएं जोर पकड़ रही थी। मायावती ने साफ कर दिया कि उनकी पार्टी बसपा अकेले ही लोकसभा चुनाव लड़ेगी, ना किसी से गठबंधन होगा, ना कोई तीसरा मोर्चा बनेगा। दरअसल न सिर्फ देश में बल्कि उत्तर प्रदेश में भी बसपा अपने मुश्किल दौर से गुजर रही है। लोकसभा चुनाव के लिए बसपा की राह आसान नहीं है। बीते दिनों एक एक कर बसपा के कई साथी हाथी से उतर लिए और अब बसपा के कई नेता अकेले चुनाव लड़ने के ऐलान के बाद असहज नजर आ रहे हैं और वो दूसरी पार्टियों से टिकट की जुगत बैठाने में लगे हैं। पिछले दिनों अंबेडकर नगर से बसपा सांसद रितेश पांडे बीजेपी में शामिल हो गए। वहीं अब जानकारी आ रही है कि जौनपुर से सांसद श्याम सिंह यादव कांग्रेस में शामिल हो सकते हैं। ये तो हुई अभी की बात। यदि बात 2019 लोकसभा चुनाव की करें तो सपा से गठबंधन कर 38 सीटों पर लड़ने वाली बसपा ने 10 सीटों पर सफलता पाई थी, लेकिन इससे पहले 2014 में अकेले ही लोकसभा चुनाव लड़ने से बसपा शून्य पर सिमट गई थी। पिछले विधानसभा चुनाव में भी पार्टी का सिर्फ एक ही विधायक जीता है। इस समीकरण को देखते हुए सूत्रों का कहना है कि भले ही मायावती अब तक अकेले ही चुनाव लड़ने की बात करती रही है, लेकिन वो गठबंधन करके चुनाव मैदान में उतरेंगी। बहरहाल ये देखने वाली बात होगी, लेकिन हाल फिलहाल तो बहुजन समाज पार्टी यूपी में अकेले दम पर एनडीए और इंडिया गठबंधन को चुनौती देने वाली है। बसपा के अकेले चुनाव लड़ने से कहीं पर इसका फायदा एनडीए गठबंधन को मिलेगा तो कहीं पर इंडिया गठबंधन को, लेकिन कई ऐसी सीट हैं जिस पर बसपा एनडीए और इंडिया गठबंधन दोनों को नुकसान पहुंचा सकती है। अब मायावती के एकला चलो से किसे और क्या नफा नुकसान होगा, इसी मुद्दे पर जनता मांगे जवाब में चर्चा करेंगे, लेकिन पहले ये रिपोर्ट देख लेते हैं। का लोकसभा चुनाव यूं तो इंडिया और एनडीए गठबंधन के बीच होने वाला है, लेकिन यूपी में दलित वोटरों पर एकाधिकार रखने वाली बसपा सुप्रीमो मायावती ने अकेले ही लोकसभा चुनाव लड़ने का ऐलान किया। मायावती की लड़ाई अब इंडिया और एनडीए गठबंधन से है। अब बसपा अकेले दम पर इंडिया और एनडीए गठबंधन को चुनौती देगी। मायावती ने एक्स पर ट्वीट करते हुए लिखा कि बीएसपी देश में लोकसभा का आम चुनाव अकेले अपने बलबूते पर पूरी तैयारी और दमदारी के साथ लड़ रही है। ऐसे में चुनावी गठबंधन या तीसरा मोर्चा आदि बनाने की अफवाह फैलाना ये घोर फेक और गलत है। मीडिया ऐसी शरारतपूर्ण खबरें देकर अपनी विश्वसनीयता न खोए, लोग भी सावधान रहें। मायावती का ये ट्वीट सियासी गलियारों में चल रही उन चर्चाओं के बाद आया जिसमें कहा जा रहा था कि मायावती गठबंधन में शामिल हो सकती हैं और उनको प्रधानमंत्री पद का उम्मीदवार भी बनाया जा सकता है या फिर मायावती कोई तीसरा मोर्चा बना सकती हैं। अब मायावती ने खुद इन सारी अटकलों पर विराम लगा दिया। बीएसपी नेताओं की माने तो यूपी में बीएसपी काफी मजबूती के साथ अकेले चुनाव लड़ेगी और यही वजह है कि विरोधी लोग काफी बेचैन लगते हैं, लेकिन बहुजन समाज के हित में बीएसपी का अकेले चुनाव लड़ने का फैसला अटल है। आपको बता दें कि लोकसभा चुनाव 2019 में सपा और बसपा के बीच गठबंधन हुआ था। तब बसपा के खाते में गई थी कानपुर बुंदेलखंड की कई सीटें। बसपा प्रत्याशियों ने बीजेपी को दी थी कड़ी टक्कर। बेहद नजदीक रहा था प्रत्याशियों के जीत हार का आंकड़ा। अब इंडिया और एनडीए गठबंधन से है बसपा की सीधी लड़ाई। ऐसे में कानपुर बुंदेलखंड की झांसी, बांदा, हमीरपुर, ललितपुर में बीजेपी को नुकसान पहुंचा सकती है बसपा। कन्नौज, इटावा, फर्रुखाबाद सीटों पर हो सकता है सपा को नुकसान। कानपुर देहात की अकबरपुर सीट पर विरोधियों का नुकसान करेगी बसपा।
दरअसल यूपी में दलित वोटरों की संख्या 20% है और यही वजह है कि सभी राजनीतिक पार्टियों की नजर दलित वोटरों पर है। गौरतलब है कि पिछले लोकसभा चुनाव से पहले भी मायावती ने अकेले ही चुनाव लड़ने का ऐलान किया था, लेकिन बाद में सभी को चौंकाते हुए उन्होंने धुर विरोधी समाजवादी पार्टी से गठबंधन किया था और लोकसभा सीटों पर जीत दर्ज कराई थी, जिसमें 10 लोकसभा सीटों पर उन्हें जीत मिली। 12 जनवरी 2019 को सपा से गठबंधन के दौरान मायावती ने कहा था कि बीजेपी के देश में दूषित और सांप्रदायिक राजनीति के मद्देनजर उन्होंने ये निर्णय लिया है। ऐसे में एक बार फिर कयास लगाए जा रहे हैं कि भले ही मायावती ने अकेले चुनाव लड़ने का ऐलान कर दिया हो, लेकिन वे आखिरी वक्त में कभी भी पलटी मार सकती हैं, क्योंकि कहा भी जाता है कि राजनीति में कब क्या हो जाए कुछ भी नहीं कह सकते। स्पेशल रिपोर्ट, स्वदेश न्यूज। तो पिछड़े, दलित और अल्पसंख्यक, इनको साधने की सभी राजनीतिक दलों की अपनी अपनी रणनीति है। भाजपा, कांग्रेस के साथ ही सपा और अन्य दल भी इनको साधने में लगे हैं। अब बीएसपी के अकेले चुनाव लड़ने से कौन कमजोर होगा, कौन मजबूत होगा, लेकिन जो बताया जा रहा है उसके मुताबिक तो यूपी में बसपा अपने ही अस्तित्व की लड़ाई लड़ रही है। कई स्थानों पर बसपा का साथ छोड़ नेता दूसरे दलों का रुख कर रहे हैं। दावा यहां तक किया जा रहा है कि चुनाव लड़ने के लिए दावेदारों का टूटा भी हो सकता है। ऐसे में मायावती की पार्टी, बसपा के नेता बिना किसी गठबंधन के क्या कमाल दिखा पाएंगे, ये देखने वाली बात होगी। चलिए इसे खास मुद्दे पर हम चर्चा शुरू करते हैं और जो मेहमान हमारे साथ मौजूद है मैं उनका आप लोगों से तारुफ करा देता हूं। हमारे साथ हैं केसी जैन, बीजेपी प्रवक्ता उत्तर प्रदेश थे, उर्मिला चौधरी जी, ओबीसी महासचिव कांग्रेस उत्तर प्रदेश थे, सपा प्रवक्ता यूपी से हमारे साथ जुड़ रहे हैं अशोक यादव जी, बीएसपी नेता उत्तर प्रदेश से हमारे साथ जुड़ रहे हैं राजीव उपाध्याय जी, वरिष्ठ पत्रकार दिल्ली से हमारे साथ जुड़े हुए हैं कुमार राकेश जी। आप सभी मेहमानों का बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस खास चर्चा में। सबसे पहले राजीव उपाध्याय जी, जिस तरह से पहले भी आप लोग की तरफ से ये कहा जा चुका है कि हम अकेले ही चुनाव लड़ेंगे, इंडिया गठबंधन में या किसी के साथ गठबंधन नहीं करेंगे, लेकिन मायावती को फिर से एक्स पर, सोशल मीडिया पर फिर से ये क्लियर क्यों करना पड़ा कि हम अकेले ही मैदान में उतरेंगे, हम अकेले ही चुनाव लड़ेंगे? क्या कांग्रेस की तरफ से, सपा की तरफ से लगातार आप लोग को यहां पर कोशिश की जा रही है कि आप लोग उनके साथ इंडिया गठबंधन में आ जाए? ऐसा कुछ भी नहीं है। एक्चुअली में मीडिया की मनगढ़ंत कहानियां है कि वो गठबंधन कर रही है। बार बार हमारी नेता ये कह चुकी हैं कि हम किसी भी दल से गठबंधन नहीं करने जा रहे, और गठबंधन करेंगे तो बता के करेंगे, पूरी तरह से ढोल बाजे बजा करके करेंगे। गठबंधन ऐसे छुपे छुपे थोड़ी ना कर लेंगे। तो हम उत्तर प्रदेश सहित पूरे भारतवर्ष में किसी भी दल से अभी गठबंधन का विचार नहीं किया। जहां जहां जिन जिन राज्यों में हमको ऐसा लगेगा कि हमारी गठबंधन की आवश्यकता है और हमको उनकी आवश्यकता है, देखिए गठबंधन एक तरफ से नहीं होता है। गठबंधन कोई ये चाह रहा हो, कांग्रेस पार्टी हो या समाजवादी पार्टी हो या अन्य विपक्षी दल चाह रहे हो कि गठबंधन हो जाए, तो गठबंधन करने के लिए कुछ एक प्रस्ताव होता है, उसको पेश किया जाता है, तब होता है। ऐसे थोड़ी हवाई गठबंधन हो रहा है। इसलिए नेताजी को तो कोई प्रस्ताव इंडिया गठबंधन की तरफ से, कांग्रेस सपा की तरफ से कोई प्रस्ताव आपके पास आया हुआ है? क्योंकि यहां पर फिर से मायावती ने क्लियर किया है, क्या कांग्रेस सपा की तरफ से लगातार आप लोग से संपर्क साधा जा रहा है, कोशिश की जा रही है कि आप लोग भी उनके साथ आ जाए? किसी तरह का कोई भी प्रस्ताव आज की डेट में हमारे पास न तो कांग्रेस पार्टी की तरफ से, न समाजवादी पार्टी की तरफ से, और न हमारे दल ने भी अभी ऐसा कोई मन बनाया है कि हमको किसी के साथ गठबंधन करने की आवश्यकता है। हम अकेला चलो के राह पे चल दिए, कितनी सीटें आएगी ये देखेंगे, समय बताएगा कौन कितने पानी में है। आप इतने व्याकुल नहीं है। हमारा मकसद ये नहीं है कि किसको हटाना है, किसको लाना है। हमारा मकसद है कि हमको अपनी पार्टी को सुदृढ़ करना है, अपनी पार्टी के जनाधार को बढ़ाना है, अपनी पार्टी के सीटों को बढ़ाना है, अपने कार्यकर्ताओं को समायोजित करके रखना है। हम उस विषय पे लगे हुए हैं। हम गली गली बूथ स्तर तक हम लोग काम कर रहे हैं, अपने कार्यकर्ताओं को सुदृढ़ कर रहे हैं। सब लोगों को चुनाव आ गया है, चुनाव आते समय अब तो गठबंधन, जब अगर आपको बतावे गठबंधन कोई होता है साहू जी, तो आपको बताया जाएगा। सबसे पहले आपको ही बताएंगे, हम करेंगे, बुला के बताएंगे कि हम गठबंधन इन दलों से इन राज्यों में करने जा रहे हैं और इन शर्तों पे करने जा रहे हैं। देखिए गठबंधन का एक रूपरेखा होता है, ऐसे थोड़ी गठबंधन की जिस तरह से गठबंधन हो रहे हैं आजकल की, आज सवेरे आप कहीं और है, शाम को कहीं और है,
गठबंधन का कोई स्वरूप और रूप थोड़ी रह गया है। जो नेता हमको गरियाता है उसी से गठबंधन करते हैं। ये तो ऐसी चल रही है। क्या जनता इतनी ओछी नहीं है? जनता सब कुछ जान चुकी है। कौन किस लिए गठबंधन कहाँ कहाँ कर ले रहा है, कोई छुपा नहीं है। जब हमको गठबंधन करना होगा, हम भगीरथ जी आपको बताएंगे सबसे ठीक है, पहले। लेकिन आपने एक बड़ी बात की कि अभी कोई प्रस्ताव आप लोग के पास नहीं आया। अशोक यादव जी, कोई प्रस्ताव आप लोग नहीं दिया, इसलिए आप मायावती को अपने पास अपने पाले में लाने में यहां पर नाकाम दिखाई दे रहे हैं, क्योंकि मायावती कह चुकी है हम अकेले चुनाव लड़ेंगे, लेकिन लगातार ये कोशिश की जा रही है कि वो भी इंडिया गठबंधन में शामिल हो जाए। पिछले बार आप लोग साथ मिलकर लड़े थे, तो कम से कम अगर आप लोग के दोनों की बात करें, सपा और बसपा की बात करें, 15 सीटें तो लोकसभा की यहां पर आई थी, लेकिन आप लोग की तरफ से कोई प्रस्ताव नहीं दिया गया। क्या आप लोग की तरफ से पहल नहीं की जा रही है, इसलिए गठबंधन नहीं हो पा रहा है, या फिर पहल तो की जा रही है लेकिन मायावती मान नहीं रही है? देखिए, इस जो दौर चल रहा है, इस दौर में अगर कोई भी सच्चा देशभक्त जिसको कह सकते हैं, या देश का सच्चा राजनीतिक दल कह सकते हैं, या देश का कोई भी जिम्मेदार व्यक्ति को आप ले लीजिए, हर व्यक्ति यही चाहता है कि इस देश की लोकतांत्रिक व्यवस्था कैसे रिवाइव करी जाए, और उस रिवाइवल को लेकर के हर सबको अपना एक साइड लेने की जरूरत है, और उस साइड लेने की जिम्मेदारी भी उसकी है। क्योंकि आपने देखा होगा कि जो व्यवस्थाएं आप 2014 के बाद से आप देख रहे हैं, कभी ऐसा नहीं हुआ कि देश में एक कानून बना करके देश को लूटा जाए। ये इलेक्टोरल बॉन्ड का कानून बना के तो लूटा गया, पीएम केयर फंड के लिए कानून बनाया गया, फिर देश को लूटा गया। तो कागज नहीं दिखाएंगे, ये यही लोग कहते थे जब पिछले, आपको याद होगा 2019 के चुनाव में, तो लगातार सुप्रीम कोर्ट मांग रहा है कागज, लेकिन कागज नहीं दिखाएंगे स्टेट बैंक वाले। तो ये इस परिस्थिति में हर राजनीतिक दल का एक जिम्मेदारी है कि किस तरह से वो आगे बढ़कर के बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर के बनाए उस संविधान को बचाने के लिए उसकी तरफ से क्या किया जा सकता है। तो उसमें प्रस्ताव देने और न देने की बात नहीं है। बात यह है कि इस देश की लोकतांत्रिक नहीं, लेकिन अगर पहले नहीं होगी आप लोग की तरफ से, अगर पहले नहीं होगी तो फिर गठबंधन किस तरह से होगा? आप लोग ने अगर जो गठबंधन किया तो कहीं ना कहीं पहल तो की है ना, मीटिंग की है, आप लोग ने न्योता दिया होगा एक दूसरे को कि आइए चलिए मिलकर बात करते हैं और कुछ बेहतर करते हैं, हम बीजेपी के सामने मजबूती से खड़े होते हैं। अगर पहल नहीं करेंगे तो गठबंधन कैसे होगा? पहल तो हुई थी ना। क्या यहां पर मायावती को लेकर पहल नहीं की गई आप लोग की तरफ से? मेरा सीधा सिंपल सवाल है। देखिए, पहल करना पहल न करना, ये सब सारी चीजें पर्दे के पीछे होती हैं। ये सबकी यही स्थिति है, चाहे इंडिया की बात कर लें, चाहे एनडीए की बात कर लें। ये सारी चीजें हम लोग टीवी बैठ के नहीं बता सकते। ठीक है, लेकिन मुझे लग रहा है आप बता नहीं पा रहे हैं, लेकिन कोशिश की जा रही है आप लोग की तरफ से, लेकिन मायावती जी है वो मान नहीं रही है। अब देखिए, ये सब चीजें हमें तो नहीं लगता है कि ऐसी कोई बात है। बात यही है कि इंडिया अलायंस हमेशा यही प्रयास करेगा कि चाहे बीएसपी हो या जो भी हमारे सहयोगी दल हो, जो कि इस भारतीय जनता पार्टी की सरकार को, जो कि अलोकतांत्रिक सरकारी सरकार को हटाने के लिए सबको साथ में आकर के एक हाथ से हाथ मजबूत करके आगे बढ़ने की जरूरत है। और इस जरूरत को महसूस करते हुए ऐसा नहीं है कि बीएसपी की तरफ कोई प्रस्ताव नहीं गया है, प्रस्ताव जरूर गया होगा इंडिया अलायंस की तरफ से। बिल्कुल, देखिए मैं वही कह रहा हूं, प्रस्ताव गया होगा, लेकिन यहां पर मायावती जी मान नहीं रही। ठीक है, उर्मिला जी, क्या वजह है कि मायावती जी मान नहीं रही है? प्रस्ताव की बात अशोक यादव जी ने आखिरी में कहा कि प्रस्ताव तो जरूर गया होगा, और मुझे लगता है बिल्कुल प्रस्ताव गया, क्योंकि आप लोग की कोशिश है कि बीजेपी के सामने, एनडीए के सामने आप लोग सब इकट्ठे होकर लड़े, ताकि जो वोटर्स है, जो मतों का यहां पर बंटवारा नहीं हो। और यहां पर 20% दलित है। पिछली बार बीएसपी को तकरीबन 20% के आसपास ही वोट प्रतिशत उनका रहा है। तो क्या कांग्रेस, जिस तरह से पूरे अगर देश में बात कर लें तो कांग्रेस इंडिया गठबंधन में एक बड़ी पार्टी है, कांग्रेस भी क्या नहीं मना पाई मायावती को? जी, अभी ये सब चीजें ओपन नहीं हो रही, सब अंदरूनी चल रहा। बस नहीं, लेकिन मायावती तो ओपन कह रही है ना, हम तो अकेले चलेंगे, हम तो अकेले जाएंगे और हम मजबूती से लड़ेंगे। मायावती तो कह चुकी है वो तो अकेले, वो तो पूरी पब्लिक प्लेटफॉर्म में कह रही है। अभी 2-3 दिन और वेट करिए आप, 2-3 दिन और, अभी पत्ते नहीं खोले सबने। अभी अंदरूनी बहुत कुछ चल रहा, जो हम लोगों तक बात नहीं आएगी, टीवी पर बात नहीं आएगी। लेकिन आप क्या कह रहे हैं कि मायावती को आप बनाने में कामयाब हो जाएंगे, आप ये कह रहे हैं? आप जी, हम तो यही चाहते हैं कि हमारा जो बाबा साहेब ने जो हमारे अभी जो बोल रहे थे नेताजी, कि जो उन्होंने संविधान, जो आज संविधान हमारा खत्म होता जा रहा, तो हम तो कोशिश करेंगे कि हमें किसी भी हद तक गुजरना पड़े,
और हमें किसी भी अपने हद तक मतलब परिवार क्या, को बचा के मतलब अगर उसको थोड़ा आप और क्लियर कर दें कि क्या मतलब कांग्रेस ये भी चाहेगी कि हमें एक भी आप सीटें मत दीजिए लेकिन हम गठबंधन कर लीजिए, वोटों का बंटवारा मत कीजिए, मतलब किसी भी हद तक क्या, जरा कुछ बताइए ना आप। हमारी पार्टी कहे कि हम एक भी सीट ना लड़े, हर आदमी का हक है इलेक्शन लड़ने का। हर इंसान चाहे कि मैं भी लड़ूं, तो हर इंसान चाहेगा। ऐसा नहीं है कि कांग्रेस पार्टी इतनी कमजोर नहीं है कि इलेक्शन नहीं लड़ेगी, और हम जहां से भी लड़ेंगे पूरी ताकत से लड़ेंगे। तो कैसे कैसे मनाएंगे आप, कैसे मनाएंगे मायावती को जो बार बार कह रही हैं, पब्लिक प्लेटफॉर्म में कह रही हैं कि हम अकेले ही लड़ेंगे? जी, अगर वो नहीं मानेंगी, अगर नहीं किसी से समझौता करती, तो सब अपनी अपनी पार्टी, सबको लड़ने का हक है। तो कोई दो राय नहीं कि किसी के हाथ तो कोई नहीं जोड़ेगा, जबरदस्ती किसी के साथ नहीं कर सकता कोई। सबको अपने अपनी वोट का अधिकार है, अपने अपनी सीट पर लड़ने का अधिकार है, और कांग्रेस पार्टी मजबूती से लड़ेगी जहां भी लड़ेगी। अब वो भूल जाओ, कांग्रेस जो पहले थी वो कांग्रेस आज नहीं। हमारे जैसे कार्यकर्ता है तो कांग्रेस जहां से भी लड़ेगी। मैं तो अपने बूथ की कह सकती हूँ, जहां से हमारे जिले में, जहां मैं बुलंदशहर से मैं तैयारी करूंगी, जहां से भी मैं बूथ पाऊंगी ठीक वहां है, लेकिन आप कांग्रेस जिस को कांग्रेस की जिताऊंगी। बात करेंगे, भारत की कांग्रेस आजादी गठबंधन पर- करने के लिए आतुर है और कहीं ना कहीं सीट बंटवारे में थोड़ा सा बैकफुट पर भी है। ठीक है, हमें कम मिले चलेगा लेकिन गठबंधन होना चाहिए। ठीक है, केसी जैन साहब जी, यहां पर देखिए इसमें कोई शक नहीं है, अगर मायावती गठबंधन में आ जाती हैं तो आप लोगों को जरूर नुकसान होगा। पिछले बार भी हुआ था, पिछले बार तकरीबन 9 सीटें आपको 2014 के मुकाबले यहां पर कम आई थी, और इस बार इंडिया गठबंधन लगातार रणनीति बना रहा है। लेकिन मायावती बार बार कह चुकी हैं कि हम अकेले ही चुनाव लड़ेंगे। लेकिन उर्मिला जी कह रही हैं, जो कांग्रेस की जो नेत्री है, वो कह रही है कि अभी 2-3 दिन रुक जाइए, बहुत कुछ सामने आ जाएगा। लेकिन बीजेपी को इससे फायदा है? किस तरह से यहां पर बीजेपी इस रणनीति को देख रही है? देखिए भागीरथ जी, पहली बात तो यह है कि हर एक चुनाव के मुद्दे अलग होते हैं और हर एक चुनाव की रणनीति अलग होती है। ये जो चुनाव है 2024 का, समाजवादी पार्टी के साथी ने भी कहा, बहन उर्मिला जी ने भी कहा, देश को बचाना है, संविधान को बचाना है। यानी कि जब जब ये चुनाव हार जाते हैं तब तक देश और संविधान खतरे में आ जाता है। अगर ये हिमाचल जीत जाते हैं तो देश संविधान को कोई खतरा नहीं। अगर पंजाब में आम आदमी पार्टी जीत जाती है तो देश और संविधान को कोई खतरा नहीं। और जिस गठबंधन की ये बात कर रहे थे, कहाँ पे कौन किसके साथ क्या गठबंधन कर ले, और देखिए गठबंधन तो हो रहे हैं, लेकिन इन गठबंधनों पर कितना भरोसा है, जनता इस पर कितना भरोसा कर रही है। साथ ही साथ आप ये देखिए, जिस गठबंधन की बात हो रही है, अभी आप 6 महीने पहले जब 5 राज्यों के चुनाव थे जिनको आप सेमीफाइनल चुनाव कह रहे थे, आप राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ हार जाते हैं, तब कहते नहीं ये सेमीफाइनल नहीं था, ये तो अलग चुनाव था। और दूसरी बात ये है कि 2012 से लेकर 2017 की तक समाजवादी पार्टी की फुल फ्लैश गवर्नमेंट रही, लेकिन इन्होंने 2017 में कांग्रेस के साथ गठबंधन किया। कांग्रेस के साथ गठबंधन के परिणाम क्या हुए कि 50 का आंकड़ा भी नहीं पार कर पाए, जो 200 प्लस सीटें थी, कांग्रेस और समाजवादी पार्टी मिलकर के भी। और अभी जो गठबंधन है ये मजबूरी का गठबंधन है, ये मजबूत गठबंधन नहीं है। आप देखिए 6 सीटें समाजवादी पार्टी मांग रही थी कांग्रेस से, मध्य प्रदेश में इन्होंने नहीं दी, और चाहे पंजाब हो, चाहे मध्य प्रदेश हो, चाहे छत्तीसगढ़ हो, आप देखिए कि सब जगह पे अगर कांग्रेस और जितने भी इनके घटक दल हैं एक दूसरे की कमियां बता रहे थे, एक दूसरे को दंगा करने का काम कर रहे आप थे, कांग्रेस से एक सपा की दूसरे बात को कर रहे हैं, भ्रष्टाचारी कह लेकिन रहे मैं थे। यहाँ सीधे तौर तो पर भाग्य क्यों बसपा की बात कर रहा हूँ, बसपा की बात वही- कर रहा वही मैं बता हूँ रहा हूँ, कि वही मैं बसपा बता रहा हूँ। अगर, क्योंकि कह रही है उर्मिला जी कह रही है अभी 2-3 दिन रुक जाइए, कुछ बड़ा हो सकता है। देखिए भागीरथ जी, मैं वही कह रहा हूँ कि इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि आप अभी चुनाव में कुछ समय पहले एक दूसरे को भ्रष्टाचारी कहें और फिर साथ में आ जाए और कहें नहीं नहीं हम सब ईमानदार हैं, कैसे कोई मान लेगा। रही बात बीएसपी की, देखिए बहन जी अपने आप में स्वतंत्र है, और ये बात सही है कि बहन जी ने जिस प्रकार से 2019 के इलेक्शन में 0 से 10 तक पहुंची और समाजवादी पार्टी उन्हीं के दम पर 5 सीटें जीत पाई, लेकिन परिवार की 5 सीटें आ गई। आप देखिए, वो चाहे अक्षय जी हो, चाहे धर्मेंद्र जी हो, चाहे डिम्पल जी हो, सब परिवार की सीटें एक तरफ से हार गए, बहन जी के सहयोग के बाद में भी। तो दूसरी बात यह कि जब बहन जी ने आज स्पष्ट कर दिया कि हम किसी के साथ नहीं जा रहे,
और ये भ्रम फैलाया जा रहा है जिससे कि हमारे वोटर्स कहीं ना कहीं भ्रमित हों। तो इस भ्रम को रोकने के लिए पीसी कर दी, उन्होंने स्पष्ट कर दिया, एक्स पे भी लिख दिया कि भाई हम कहीं नहीं जा रहे। तो अब चीजें साफ हो गई। फिर भी अगर साथ में जा रही हैं तो उनका निर्णय कहाँ पे जा रहे हैं, किसके साथ जा रहे हैं। लेकिन जिस प्रकार से समाजवादी पार्टी ने छल किया कि उन्होंने वोट लेकर के 5 सीटें जीतने के बाद में भी बहन जी पर तोहमत बढ़ी कि आपके लोगों ने हमको वोट नहीं दी, अगर दिया होता तो आपकी 10 और हमारी 5 नहीं रह जाती। यानी कि बहन जी की कार्य क्षमता पे सवाल उठाया। और कांग्रेस ने भी जो गठबंधन किया था 2017 में समाजवादी पार्टी, ठीक है, लेकिन जिस तरह से आप बहुत एक अच्छी बात करें मायावती जी के बारे में, कहीं ऐसा तो नहीं है कि भले कांग्रेस सपा मायावती को ये मनाने में कामयाब नहीं हो पाई कि आप इंडिया गठबंधन में आप आ जाइए, साथ लड़ लीजिए, लेकिन बीजेपी ये मनाने में जरूर कामयाब हो पाई कि आप अकेले लड़ लीजिए? नहीं, देखिए ऐसा नहीं है, बहन जी का स्वतंत्र निर्णय है। वो कई बार प्रदेश की मुख्यमंत्री रही, बड़ी नेता है बहन जी, और उनकी पार्टी स्वयं निर्णय लेगी किसके साथ जाना चाहती है। और अभी आपने एक बात और भी कही, अभी जो बहन कांग्रेस की बहन ने जो बात कही कि आखिरी टाइम तक निर्णय होता है, तो बहन जी किसके साथ जाएगी नहीं जाएगी। ठीक है, लेकिन जिस तरह से उर्मिला जी ने कहा 2-3 दिन इंतजार करेंगे क्योंकि यहाँ पर कुछ भी हो सकता है, राजनीति में कुछ भी हो सकता है। कुमार राकेश जी, वरिष्ठ पत्रकार, दिल्ली से जुड़े हुए हैं। कुमार जी, जिस तरह से उत्तर प्रदेश में राजनीति चल रही है, रणनीति चल रही है, आप इसको किस तरह से देखते हैं? मायावती पहले भी कह चुके हैं कि हम अकेले चुनाव लड़ने वाले, लेकिन एक बार फिर से उन्होंने सोशल मीडिया अकाउंट में क्लियर कर दिया है कि हम अकेले ही चुनाव लड़ने वाले। लेकिन ऐसा माना जा रहा है, जिस तरह से उर्मिला जी भी कह रही है कि 2-3 दिन रुक जाइए, कुछ बड़ा हो सकता है। क्या वाकई मायावती अकेले चुनाव लड़ेंगी या फिर एक प्रेशर पॉलिटिक्स है जो कुछ समय बाद बदल जाएगी और मनचाहा सीट जब उनको मिलेगी तो वो भी इंडिया गठबंधन में चले जाएंगी, या फिर वो अकेले ही वाकई में चुनाव लड़ने वाली है? आपके भगत जी बहुत सारे सवाल आपने इकट्ठा कर दिए और पूरी की पूरी फिलॉसफी जो है बीएसपी का दर्शन इसमें परिलक्षित होता है। अभी राजीव जी ने अपने डिप्लोमेटिक तरीके से जो नीति है, क्योंकि बीएसपी में किसी को इस तरह से बोलने का हक नहीं है लोकतांत्रिक तरीके से, सिर्फ बहन जी बोलती हैं, बाकी लोग सुनते हैं। ये पार्टी की परंपरा है, पार्टी की रीति है, पार्टी की नीति है। आप जब भी देखिए, जब भी वो प्रेस कॉन्फ्रेंस करती है, सिर्फ वही बैठती है, अगल बगल कोई नहीं बैठता, जो कि सभी दलों में ऐसी स्थिति नहीं है। इस आप उस मानसिकता को, उस पार्टी की विशेषता को, उनकी नीति को, नियत को भली भांति समझ सकते हैं, कोई भी समझ सकता है। रही बात आपने जो सवाल किया कि क्या होगा, प्रेशर पॉलिटिक्स नहीं होगा। पिछली बार लड़े थे, सपा के प्रवक्ता ने ही बात कही, उन्होंने बात करते करते आपने बात कही बीएसपी की, उन्होंने बीजेपी मोदी जी का नाम लिए प्रहार किया, तो कुछ फैक्चुअल था, तो मैं उसको ऐड कर देना चाहता हूं कि जो इलेक्ट्रल बॉन्ड को लेकर चर्चा चल रही है, उसमें अभी बीजेपी को 6,000 करोड़ से ज्यादा मिले हैं, तो कांग्रेस को भी 1166 करोड़ का डाटा है, उनको भी मिले, उस पर कोई नहीं बोलता। अन्य दलों को मिले हैं, लेकिन उस पर बात नहीं करके दूसरी तरह की बात की जाती। मैं फैक्चुअली बात कर रहा हूं, नंबर 1। नंबर 2, पीएम केयर्स फंड को लेकर के शायद उनको मालूम हो, जो पहले बना था, जो पीएम को लेकर के जो आपदा और उसके मदद कोष जो भी थी, उस तरह से जो भी नाम था, उसमें एक संवैधानिक संकट था कि उसमें कांग्रेस के अध्यक्ष परमानेंट सदस्य होंगे। शायद प्रधानमंत्री ने उसी नीति से उस चीज को निरस्त करके दूसरा उन्होंने बनाया और सारा कुछ ट्रांसपेरेंट है। मैं किसी के एडवोकेसी के फैक्चुअली बात कर रहा हूँ। रही बात जो मायावती की बात आपने कही, मायावती जी को मैंने 91 से सफर कर रहा हूँ और मैंने देखा है काफी उनकी रीति को, नीति को, प्रवृत्ति को, उनके चेहरे को, चरित्र को, चाल को। तो उसमें मैं ये कह सकता हूँ, जैसे 98 के मुझे याद आता है कि जब समर्थन और देने की बात थी या विरोध करने की बात थी, तो पहले जिन्होंने घोषणा की हम बीजेपी को समर्थन करेंगे, जो एक वोट से कांग्रेस के कूनीति से, बेईमानी से वो सरकार गिर गई थी। क्योंकि सरकार गिरी, लोगों का, हमारे टैक्स पेयर का पैसा देश पे भार लगा और हम लोग को दोबारा भुगतना पड़ा चुनाव 1 साल में। तो मेरा कहने का मतलब यह है कि उसमें उन्होंने कहा था, बहुत चर्चित उनका स्टेटमेंट है, एक नागनाथ है, दूसरा सांपनाथ है, हम किसी को मदद नहीं करेंगे। नेक्स्ट डे जब मदद करना था, अब्सटेन कर गई थी, वो उनकी नीति है। मेरे कई इंटरेक्शंस हुए कई जगह पे, जब मिस्टर पीएल पूनिया प्रिंसिपल सेक्रेटरी थे, उसके पहले भी 2001, 2, 3 की बात है,
3 बार सीएम रही, तो किसके मदद से रही? भाजपा की मदद से। आज जो स्थिति है, जो आप बता रहे थे, मैं सबको सुन रहा था, उसमें आज जो स्थिति बनी है यूपी में कि अखिलेश जी बहन मायावती बुआ जी के साथ नहीं जा रहे हैं, उसका किसका असर लाभ होगा, किसको हानि होगा? हानि सपा को भी होगा और हानि इनको भी होगा, लेकिन उस वोट बैंक के चंक में अल्टीमेटली बेनिफिशियरी जो है बीजेपी होगी। वो लाभ कांग्रेस को नहीं मिलने जा रहा है। तो ये जो नीति और नियत की बात है, अंदर की बात है, कब किसको सामने लाना है, कब किसको नहीं लाना है, वो भी उनकी नियत की बात है, उनकी पॉलिसी की बात है। और जहां तक एक इंडिया गठबंधन बोलते हैं, मैं आपसे अपील करूंगा, सबसे करूंगा, इंडिया गठबंधन ना बोले, ये गलत एब्रिविएशन है। मैं ठीक है, इसको लेकर लगातार चर्चा होती रहती है, लेकिन अभी सिद्धू क्या लग रहा है आपको? ठीक है, कुमार राकेश जी, क्या लग रहा है आपको? क्या मायावती अकेले चुनाव लड़ेंगी या वाकई जिस तरह से उर्मिला जी कह रही है कि जा सकती हैं गठबंधन में, आपको क्या लगता है? 2 सेकंड लूंगा। हाँ प्लीज। मैं भागीरथ जी, मैं आपका 2 सेकंड, मैं आप सुन लीजिए प्लीज, हैव ए पेशेंस। मैं इंडियन नेशनल डेवलपमेंट इंक्लूसिव अलायंस, INDI अलायंस है। अलायंस का मतलब गठबंधन होता है। जो इंडी गठबंधन की जो चेहरा चाल है, सब लोग देख रहे हैं पिछले 2 महीनों से। और कांग्रेस की ये स्थिति है कि आज आपके मध्य प्रदेश में 7-8 कांग्रेस के लीडर, सुरेश पचौरी जैसे दिग्गज, ठीक है, बिल्कुल चर्चा करें, लेकिन थोड़ा समय करें। अगर हम यहाँ पर बसपा में थोड़ा फोकस रखना चाहूंगा, आपको क्या लगता है, क्या अकेले चुनाव लड़ेंगे या फिर जिस तरह से उर्मिला जी कह रही कुछ दिन रुकिए, वो शायद हो सकता है गठबंधन में शामिल हो जाए? आपको लगता है गठबंधन में शामिल हो पाएंगे? अभी तक की स्थिति से हमको तो बिल्कुल नहीं लगता। वो मायावती जी को अपनी, ठीक है, जिस तरह से आपके स्थिति से नहीं लगता, हालांकि राजीव जी इसको भी कई बार क्लियर कर चुके हैं, पता है किस समय क्या करना है, क्या नहीं करना। मुझे कोई संभावना नहीं लग रही। ठीक है राजीव जी, लेकिन अगर आज तक की तारीख, ठीक है राजीव जी, लेकिन अगर हिस्ट्री को देखें, अगर हम 2014 में देखें, 14 में आप लोग अकेले लड़े थे, आप एक भी सीट नहीं जीत पाए थे। लेकिन जब सपा के साथ आपने गठबंधन किया, 2019 के लोकसभा चुनाव में 10 सीट आप जीत सके। विधानसभा में फिर आप लोग अकेले लड़े, सिर्फ 1 सीट मिली आपको विधानसभा की। तो अगर हिस्ट्री देखें तो आप लोग को नुकसान ही हुआ अगर आप अकेले लड़ते हैं। तो इसके बावजूद भी यहां पर गठबंधन में शामिल क्यों नहीं हो रहा? क्योंकि गठबंधन में शामिल होंगे, फायदा तो आपको होगा। क्या किसी तरह का दबाव, या फिर आपको लग रहा है कि गठबंधन में हम लोग जब साथ में थे, कहीं ना कहीं बसपा वो धीरे धीरे कमजोर होती जा रही है, इसलिए अपना अस्तित्व बचाना है, इसलिए अकेले मैदान में कूद रही है? भगीरथ जी देखिए, 2-3 चीजें आप बोले, उससे पहले मेरे को थोड़ा सा समय दीजिएगा। एक तो हमारे जो मित्र बैठे हुए हैं, वरिष्ठ पत्रकार महोदय, उनकी मैं पूरी वक्तव्य जो सुना अभी 2 मिनट का, उसमें कहीं ना कहीं परिलक्षित हुआ भारतीय जनता पार्टी के एज ए प्रवक्ता बनकर के जिस तरह से बोला जाता है, अन्यथा ना लीजिएगा कुमार जी, उस तरह से उन्होंने बातों को रख दिया। ठीक है, उन्होंने अपनी एक फैक्ट रखी, एक अपनी एक बात रखी, उनकी एक जो सोच थी वो रखी है। आप अपनी बात कीजिए। आरोपित करिए ना करिए, लेकिन आप नहीं बोला है, आप एक आपका आरोप है, मैं इसका खंडन करता हूं। हम लोग चाहते हैं, अब मुझे आपके सर्टिफिकेट जरूरत बिल्कुल नहीं है, मुझे आपके सर्टिफिकेट प्रमाण की कोई जरूरत नहीं है। नो नीड ऑफ द सर्टिफिकेट। हम कैसी जाए को फिर आप अपनी बात रखिए, आप अपनी बात रखिए। दूसरा आरोपित करेंगे, आपकी नेता से लेकर के नीति तक को मैं पूरा बखिया उधरना आता है, मुझे बोल नहीं पाएंगे आप। भारतीय मैं फिर बोल रहा हूँ, आप बोल नहीं। ठीक है राजीव जी, अपनी बात रखिए। कुमार राकेश जी वरिष्ठ पत्रकार है, तो उन्होंने एक अपनी बात रखी है और उन्होंने कहीं ना कहीं फैक्ट की बात की। अपनी बात रखिए आप राजीव जी। आप भी नहीं बचेंगे, मैं फिर बता रहा हूँ आपसे। स्टेट बैंक क्यों नहीं जाकर के बता रहा है सुप्रीम कोर्ट में, ये बताइए ना मोदी जी को, क्यों मोदी जी ने? नहीं, ठीक है, हम देखिए, हम फिर दूसरे मुद्दे पे चले जाएंगे। इसको लेकर हम कई बार चर्चा कर चुके। राजीव जी, मेरा सिंपल सवाल है कि जब बीएसपी अकेले चुनाव लड़ी थी, नुकसान हुआ था, बावजूद उसके इस बार भी क्यों आप लोग अकेले लड़ना चाहते हैं? राजीव जी, मेरा सिंपल सवाल है, उसका जवाब। ठीक है, ठीक है राकेश जी थोड़ा शांत हो जाइए राजीव जी से। राजीव जी, मेरा सवाल का जवाब दीजिए, तो फिर हम यहाँ मुद्दे में भटक जाएंगे। वेतन बढ़ता है, 1 मिनट में बिल पास होता है। 5 साल में 10,000 करोड़ की पार्टी बन गई। आप ये भी तो बताइए ना, भारतीय जनता पार्टी को कौन सा चंदा मिल रहा?
जो 9 सालों में 10,000 राजीव जी मुद्दे से हम भटक रहे हैं, मुद्दे पे आते हैं, मुद्दे पे आते हैं। मेरा सिंपल सवाल, राजीव जी मेरा सिंपल सवाल, ठीक है रमेश जी आप शांत हो जाइए, मैं सीधे सवाल कर रहा हूँ। राजीव जी प्लीज। कितना 1000 करोड़ मिला हुआ तो बताइए। ठीक है कुमार राकेश जी चंदे के ऊपर हम डिस्कस नहीं करें प्लीज। मैं चाहूंगा आप थोड़ा शांत हो जाइए। मैं राजीव जी से एक सिंपल सवाल कर रहा हूँ, ठीक है नहीं ठीक है। कुमार राकेश जी थोड़ा शांत प्लीज, आपसे रिक्वेस्ट है प्लीज शांत। राजीव जी मुद्दे पे नहीं तो फिर मुझे दूसरे गेस्ट के पास जाना पड़ेगा। राजीव जी दूसरे गेस्ट के पास मुझे जाना पड़ेगा। राजीव जी मेरी आवाज सुनाई दे रही है आपको? राजीव जी मेरी आवाज सुनाई दे रही है आपको? किसने रोका आपको? चलिए मुझे लगता है आप मुझे सुनकर भी अनसुना कर रहे हैं। अशोक जी जिस तरह से बसपा अकेले चुनाव लड़ी थी 2014 में, उसको नुकसान ही हुआ था। इस बार आखिर क्यों मायावती जिद पकड़ के बैठी है कि हमें अकेले चुनाव लड़ना है? देखिए अभी आपने बिहार का चुनाव देखा होगा, बिहार का जो नई सरकार देखी होगी, उस नई सरकार के गठन होने के करीब 2-3 महीने पहले, 4 महीने पहले माननीय गृह मंत्री जी का आपने मंच से भाषण सुना होगा, जिसमें वो अनाउंस करते हैं कि नीतीश बाबू आपके दरवाजे हमेशा के लिए बंद। वहीं नीतीश कुमार जी कहते थे मैं मरना पसंद करूंगा, भाजपा के साथ जाना पसंद नहीं करूंगा। इस तरह की बातें होती रहती हैं, आपको भी पता, हमको भी पता, यहाँ पे पैनल में बैठे हुए सबको पता है। ये सारी चीजें होती रहती है, कवायद सब होती रहती है, लेकिन अल्टीमेटली जब चीजें होनी होती हैं तब वो चीज हो जाती है। तो अभी मैं ये नहीं कहूंगा कि बहन जी के इस बयान के पीछे का क्या ऑब्जेक्टिव है या क्या नहीं ऑब्जेक्टिव है, लेकिन यही हम लोगों का उद्देश्य है साहू जी की हम लोग एक साथ इंडिया अलायंस के साथ एक प्लेटफॉर्म पर, जो कि देखिए इस देश में 2 ही तरह की विचारधाराएं हैं अगर देखा जाए तो। मुख्य रूप से एक मोदी जी के समानांतर विचारधारा, दूसरी विचारधारा मोदी आइडियोलॉजी के विपरीत वाली विचारधारा। तो मोदी जी की जो समानांतर विचारधारा है, वो विचारधारा को लाइक करने वाले आपने अगर 2019 के बाद किया लोकसभा चुनाव की, जब पुलवामा, बालाकोट वगैरह सब सारी इंसिडेंट हो गए थे और माननीय मोदी जी चुनाव आयोग को धता बताते हुए, जो कि इलीगल है, एक तरह से वायलेशन है इलेक्शन कोड ऑफ कंडक्ट। राजीव जी थोड़ा शांत हो जाइए, आपकी आवाज नहीं आ रही, शांत हो जाइए। मैं आऊंगा दोबारा आपके पास। आप कंटिन्यू बोल रहे थे इसलिए मैं अशोक जी के पास चले गया। हाँ अशोक जी कंटिन्यू। जी तो उसमें 2019 में मैं कर रहा चुनाव की बात की, उस समय माननीय मोदी जी जब पुलवामा बालाकोट का इंसिडेंट होने के बाद उन्होंने सेना का बाकायदे होर्डिंग बनवा करके वोट मांगा, जो कि साफ तौर से क्लियर कट इलेक्शन वायलेशन है कोड ऑफ कंडक्ट का। उसके बावजूद उनके खिलाफ जो वोट पड़े थे, अगर आप डेटा निकाल के देखेंगे तो लगभग 63% थे। तो उस 63, लेकिन देखिए ये आंकड़ा आप लोग का मजेदार है। आप लोग कहते हैं अक्सर कि उनके खिलाफ वोट पड़े थे, लेकिन आप लोग के समर्थन में कितने वोट पड़े थे इसका भी अगर जिक्र करेंगे तो बहुत कम निकलेंगे। आपकी पार्टी को कितने वोट मिले इसका आप जिक्र करेंगे, बहुत कम निकलेंगे। देखिए जो एक आंकड़ा चाहिए सरकार बनाने का, एनडीए उससे ज्यादा लेकर आई और फिर उसमें आप इस तरह के आंकड़ों में उलझेंगे तो आपको लगता है ये चीजें हो पाएंगी, इसलिए तो आप लोग गठबंधन कर रहे हैं। लेकिन वो हर राज्यों में आप देखेंगे, अगर आप परसेंटेज की बात कर लें तो आप सपा का और यहां पर आप कांग्रेस का दोनों का परसेंटेज मिला लेंगे, उसके बावजूद भी बीजेपी के परसेंटेज ज्यादा थे पिछली बार उत्तर प्रदेश में। तो ये आंकड़ा भी तो आपको देखना पड़ेगा। आप इस तरह से लेकर आएंगे 63% अगेंस्ट में गया, तो कांग्रेस के खिलाफ कितने परसेंट अगेंस्ट में गया, सपा के खिलाफ कितने परसेंट अगेंस्ट में गया, ये निकालेंगे तो फिर आपको बहुत लंबा चौड़ा उसमें आंकड़ा मिल जाएगा। देखिए मैं अपनी बात तो पूरी कर लूं। मैं आपको वही बताने की कोशिश कर रहा था, जो इंडिया गठबंधन का जो मूल ऑब्जेक्टिव यही है, ये जो 63% का जो लोगों की आइडियोलॉजी वाले लोग हैं, जो 63%, उन लोगों को एक प्लेटफॉर्म देना। क्योंकि आप सिर्फ और सिर्फ अरिथमेटिक से चुनाव नहीं जीत सकते जब तक कि उसमें केमिस्ट्री का समावेश न हो। आपने अभी 5 राज्यों की विधानसभाओं की बात किया है, अगर अरिथमेटिकली देखा जाए तो कांग्रेस को 9 लाख वोट ज्यादा मिले थे, 9 या 10 लाख। भाजपा को 9 या 10 लाख वोट कम मिले थे, फिर भी भाजपा सरकार बनाने में कामयाब हुई, क्योंकि केमिस्ट्री उसकी सही थी। और यहाँ पे केमिस्ट्री को ही सही करने के लिए इंडिया अलायंस का हम लोग यहाँ पे एक नया प्लेटफॉर्म दे रहे हैं जनता को। ठीक है उर्मिला जी, केमिस्ट्री की बात कर रहे हैं अशोक जी, तो क्या कांग्रेस यहाँ पर इस केमिस्ट्री को मजबूत नहीं कर पा रही है, इसलिए चीजों को यहाँ पर जिस तरह से जाना चाहिए। देखिए अगर बंगाल में देख ले, मायावती वहां पर अकेले चुनाव लड़ रही है, पंजाब में आप पार्टी अकेले चुनाव लड़ रही है, भले ठीक है आप लोग का दिल्ली में गठबंधन हो गया है, लेकिन उत्तर प्रदेश की बात कर लें, जिनके पास 20% वोट है मायावती, उनको अभी तक आप लोग नहीं मना पाए। हालांकि आप कह रहे हैं 2-3 दिन रुक जाइए।
उर्मिला जी, मेरी आवाज आ रही है आपको? जी जी जी, मैं कहना चाहूंगी आपको कि हमारे बीजेपी के नेता भी बोल रहे और बहन जी की भी सब, तो बहन जी की कहीं ना कहीं कमजोरी है, तो अपनी कमजोरी छुपाने के लिए कोई भी इंसान होगा, अगर मैं कहीं ना कहीं चोर हूं या कमजोरी है मेरे अंदर, तो मैं उसे छुपाने के लिए तो कोई ना कोई रास्ता बनाऊंगी भगीरथ जी। तो कहीं ना कहीं इनकी कोई ना कोई कमजोरी है, जो ये ना उधर जा रहे ना उधर जा रहे, क्योंकि अगर मुझे फायदा है नहीं, आप किसी चीज से, इशारों में क्या कह रहे हैं कि बीजेपी दबाव बना रही है? बिल्कुल राइट। हम्म। कहीं ना कहीं अगर कमजोरी नहीं होती बहन जी की, तो बहन जी इस बात को अभी घुमा फिरा के नहीं कहती। अभी आप 2-3 दिन में, मैंने बोला आपको कि जो चीजें होंगी सारी 2-3 दिन में क्लियर होंगी। अभी ये सब अंदर अंदर चल रहा है जो भी चल रहा, बट कहीं ना कोई कमजोरी है, जिस चीज को ओपन नहीं कर रहे। सबको डर है, जब चोर होता है कोई, मैं चोर हूं तो मैं डरूंगी कि मैंने चोरी करी, कल को मैं फंस ना जाऊं, तो चीजें सामने आएंगी जरूर। आज भी तो लेकिन कल अभी आएंगी। आप ऐसे डिबेट में अगर आप चोर बताएंगी, आप इशारों में आप बसपा पार्टी को, तो आपको लगता है कि आप उनको मना पाएंगे? आप, मैं अपने आप को कह रही हूँ कि अगर हम कोई गलत नहीं, काम लेकिन आप जो करेंगे, एग्जांपल दे रहे हो उस एग्जांपल का मतलब जो निकलता है, मुझे लगता है हर कोई इसको समझ जाएगा। मैं अपने आप को कह रही कि अगर हम कोई भी गलत काम करेंगे तो सामने जरूर आएगा। तो कहीं ना कहीं मैं तो यही कहूंगी कि जो आज बहन जी की स्थिति है, बहन जी हमारे उत्तर प्रदेश की एक शान थी, और आज कमजोर क्यों है ये आप भी जानते हैं और बीजेपी वाले भी उर्मिला जी, जानते हैं। गजब है, आपके कांग्रेस सिर्फ के भी। 6% वोट है उत्तर प्रदेश में, और बीएसपी के 20% वोट है, लेकिन बीएसपी कमजोर है आज की डेट में। लेकिन एक दिन वो था कि जो मायावती बहन जी के अलावा किसी को वोट देना नहीं चाहते थे, ओबीसी के लोग। आज वही ओबीसी वाले कहते हैं कि हम किसके पास जाएं। बहन जी किसी के दुख की सुख की कोई पूछने वाली नहीं, इस टाइम पता नहीं कौन सी दुनिया में है, कभी सामने आती नहीं है, किसी के साथ खड़ी नहीं है। कांग्रेस पार्टी है, राहुल जी है, सारी दुनिया के साथ खड़े हैं, दुनिया में घूम रहे हैं, हर काम करने को तैयार है। तो हम राजनीति करते हैं सिर्फ जनता की सेवा के लिए। अगर हम सेवा नहीं करेंगे और छुप कर बैठ जाएंगे तो ऐसी राजनीति का कोई फायदा नहीं। सामना और राजनीति करो, ठीक है। जनता और की इस पर सेवा आप आरोप करो। लगा रही हैं बीजेपी पर कि बीजेपी कहीं ना कहीं दबाव बना रही। केसी जैन साहब जी, आप दबाव बना रहे हैं, आप उस कमजोरी को पकड़ रहे हैं, जिस तरह से उर्मिला जी कह रही कहीं ना कहीं कुछ कमजोरी है और उस कमजोरी को बीजेपी पकड़ के रखी हुई है। केसी जैन जी, आपको आवाज आ रही मेरी? चलिए, लगता है कि हमारा संपर्क उनसे टूट गया, दोबारा हम उनसे संपर्क साधने की कोशिश करेंगे। कुमार राकेश जी, जिस तरह से उर्मिला जी भी इसके पहले कह रही थी कि 2-3 दिन में कुछ चीजें बेटर हो जाएंगे, लेकिन अब वो ऐसा लग रहा है कि थोड़ी सी नाराज है और यहाँ पर चोरी की बात कर रही है, कमजोरी की बात कर ली है। तो आपको लगता है कि इस तरह की बातों से यहाँ पर कहीं ना कहीं जो मायावती हैं वो साथ आने की कोशिश करेंगी, या फिर वाकई जिस तरह से एक इशारा कर रही है उर्मिला चौधरी जी, वाकई ऐसा हो रहा है, कुछ कमजोरी है, कुछ नस है जिसको बीजेपी ने दबा के रखा है? भगीरथ जी, अब उर्मिला जी के अपने विचार हैं, और मेरा मानना है बिना प्रमाण के, बिना दस्तावेज के कोई बात करना बेमानी है। मैं तथ्यात्मक बात करता हूं, मैं हवा वाली बात नहीं करता हूं। तभी मैंने राजीव जी को चुनौती दी कि मैं जो बात करता हूं तो वो पूरे तथ्यात्मक बात करता हूं। मैं इधर उधर की बात नहीं करता हूं, सीधी बात करता हूं और सीधा पॉइंट बात करता हूं। तो मेरा अपना 34-35 साल का मेरा नहीं, लेकिन अगर हिस्ट्री रिकॉर्ड देखें है, कुमार आज जी, तक हिस्ट्री किसी ने देखें, उंगली नहीं उठाई। हिस्ट्री देखें कुमार जी, 2014 में मैं पॉइंट पे आ रहा हूं, पॉइंट पे आ रहा हूं, मैं उसी पॉइंट पे आ रहा हूं। जो ये कह रही है उर्मिला जी, मुझे उसमें ऐसा कुछ लगता नहीं, क्योंकि मायावती जी एक परिपक्व नेता है और वो अपनी हर चीज को समझती है, कहाँ उनका नफा है, कहाँ उनका नुकसान है ना, और दुस्साहसी भी है कई मामलों में। अब रही बात की चोरी और सीना जोरी और किसकी बात है, उसमें मैं भी बिल्कुल कोई कमेंट करना नहीं चाहता हूं, क्योंकि मैं पॉलिटिशियन नहीं हूं, लेकिन फैक्चुअली की बात, जब तक चीजें सामने ना आ जाए तो कमेंट करना वो ठीक नहीं है। लेकिन आज की तारीख में जितने, चाहे बीजेपी के लोग हों, चाहे दूसरे अन्य दलों के लोग हैं, जिनको भी मैं तथ्यात्मक बात कर रहा हूं, यदि ईडी या इनकम टैक्स का जो नोटिस जा रहा है, कोई गलत नोटिस तो है नहीं, जिसको भी जा रहा है, जिस टू हुट में कंसर्न, चूंकि अब उसमें राजीव जी को नहीं आया, चाहे अशोक जी को नहीं आया, आपको नहीं आया, हमको नहीं आया और उर्मिला जी को नहीं आया, तो हम लोग उस घेरे में नहीं आते हैं, तभी नहीं आया, या उसके उस टारगेट में नहीं है। तो हर एक के अपने अपने बात करने के तरीके हैं, बोलने के तरीके हैं, टारगेट तरीके हैं। तो मुझे नहीं लगता ऐसा कि अभी ऐसा कुछ है या कहीं से वो दबी है, क्योंकि उनका नेचर जो है
दबंगई वाला है। आ रहा हूं राजीव जी, दबने आप ही वाला के पास नहीं है, आऊंगा मैं। चाहे कुछ भी हो जाए, चाहे कुछ भी हो जाए। ठीक है राजीव जी, उर्मिला जी बात कर रही हैं, कांग्रेस की नेत्री बात करी, कमजोरी की बात कर रही हैं, वो चोरी की बात कर रही हैं। इस ठीक है, नहीं आपने इशारों में कहा, इसलिए मैं भी कोई आरोप नहीं लगा रहा हूं, मैं बस जो आपके शब्द वही कह रहा हूं। राजीव जी क्या कहेंगे आप, चोरी और कमजोरी की बात कर रही हैं उर्मिला जी? देखिए हमारे पास न तो आज की डेट में कोई सीबीआई और ईडी में मुकदमा है, तो किस तरह की चोरी की बात हो रही है? भाई हम तो सीबीआई और ईडी के दफ्तर जाते नहीं है। जो दफ्तर का चक्कर लगाता हो उसके बारे में बहन कहें तो और अच्छा रहेगा, लेकिन बहन उनके बारे में न कह करके उस नेता के बारे में कह रही जिनको आज तक न तो सीबीआई बुलाई है और न तो ईडी बुलाया है। तो ऐसे कैसे कोई तथ्यात्मक चीजें न होने के बावजूद अगर आरोप लगा रही हैं आप, और हमको ताज कॉरिडोर का एक मामला था जिसमें क्लीन चिट हमको सुप्रीम कोर्ट ऑलरेडी दे रखा था 2011 में, और 2000 से हम उसमें क्लीन चिटेड हैं। बहन जी के ऊपर कोई चार्ज नहीं लगा था। उस समय भारत के प्रधानमंत्री जी के अटल बिहारी वाजपेयी थे, उस कार्यकाल का घटना थी, और उसमें एक शर्मा जी आईएएस अधिकारी थे जिन्होंने इस चीज को इंगित किया था। कुमार जी समय रहेगा तो मैं आऊंगा आपके पास। 175 करोड़ का आय का आया था, लेकिन उसमें 14 करोड़ रिलीज हुआ था जो शासन से। उस बारे में सुप्रीम कोर्ट ऑलरेडी हमको क्लीन चिट दे चुका है, पार्टी के नेता को दे चुका है। बावजूद इसके कोई हमारे पास न तो ईडी और सीबीआई का कोई जांच है। सीबीआई ईडी की जांच जिनके पास है और जो रोज रोज बुलाए जाते हैं उनके बारे में बहन कहती नहीं है, और बहन हम लोगों की तरफ अंगुली उठा देती है। ठीक है, मेरे पास समय कम है, कुमार जी आप अपनी क्या बात कहने चाह रहे थे, प्लीज 10-15 सेकंड में अपनी बात कह दीजिए आप। कुछ भी आप समय कम है मेरे पास। कुमार जी, भगीरथ जी, भगीरथ जी अभी उर्मिला जी ने सवाल उठाया, आवाज हो रही है। हाँ जी, कहीं समय कम है। कुमार जी उर्मिला जी, मैं आपकी बात को ऐड कर देता हूँ। उर्मिला जी आपकी बात को ऐड कर देता हूँ। आपने मायावती को जी देखो, गरीबों के साथ खड़ी रहती हूँ सर। अरे बोलिए, कंटिन्यू कीजिए। उर्मिला जी सुन लीजिए कि आपने जो बात कही, आप शायद राहुल गांधी को, सोनिया गांधी को, खड़गे जी को भूल गई, जो कि आज की तारीख में भी जमानत पे हैं और बेल पे चल रहे हैं, और कई ठीक है आपने अपना पॉइंट ऐड कर दिया। ठीक है कैसी जैन जी समय मेरे पास कम है। कैसी जैन जी अभी आप उस वक्त शायद नहीं थे, शायद आपने नहीं सुना होगा। उर्मिला जी चोरी की बात कर रही थी, कमजोरी की बात कर रही थी जब मैंने बसपा पार्टी और मायावती जी के बारे में पूछा, और वो कह रही थी कहीं ना कहीं बीजेपी की तरफ से इसका दबाव है आप पर, आरोप सीधे। मैंने बात सुनी थी। देखिए ऐसा है कि दरअसल जिसका खुद का दामन बहुत गंदा होता है वो सामने वाले पर छींटे उछालता नहीं। देखिए बहन जी को लेकर के जिस प्रकार की टिप्पणी कांग्रेस की आ रही है, इसका सबसे बड़ा कारण यही है कि उनकी दाल पक नहीं रही। वो सोच रहे थे कि भाई हम साथ में ले लेंगे, लेकिन कांग्रेस क्या कर रही है, कांग्रेस सिर्फ लेने का काम करे, देने का काम कुछ नहीं कर रही है। आप देखिए कि जो समाजवादी पार्टी है उसको सिर्फ एक सीट दी खजुराहो में, एमपी में, जहां पर हमारा प्रत्याशी 8 लाख वोटों से जीत करके सांसद बन करके बैठा है, और वहां पे समाजवादी पार्टी का केवल 50,000 वोट पाया था। तो ये कांग्रेस के लोग सिर्फ लेने का काम कर रहे हैं, देने का काम नहीं कर रहे। और बहन जी इस चीज को अच्छी तरीके से जानती है कि कितना लेना है और कितना देना है। आप देखिए जब समाजवादी पार्टी से उन्होंने गठबंधन किया था तो लगभग 50-50 पे किया था। तो ये कांग्रेस जो है तमाम तरीके के दांव फेंक रही है, उसमें बहन जी झांसे में नहीं आने वाली है। बहन जी स्वतंत्र है, अपना स्वतंत्र रूप से लड़ सकती है, और अगर किसी के साथ जाना चाहती है वो उनका अपना निर्णय, लेकिन इस तरीके के लाछन लगाना कि इन पर ये दबाव, अगर एनडीए में आना चाहेंगे तो स्वागत है क्या? जो स्वयं जो है जमानत पर बाहर है, जिनके खिलाफ ईडी सीबीआई की जांच चल रही है, वो बता रहे दूसरे को किसके हो दावत पे कितने दाग। कैसी जैन जी एनडीए में अगर आना चाहेंगे मायावती तो स्वागत है क्या? बिल्कुल स्वागत है, और वो हमारे साथ में पहले भी रह चुकी है, मुख्यमंत्री रही है, 6-6 महीने का करार हुआ था हमारे साथ में। लालजी टंडन जी हुआ करते थे उस समय पे, वो राखी बांधती थी लालजी टंडन जी को बहन जी। तो देखिए ऐसा कुछ नहीं है। और जब कांग्रेस, ठीक है मेरे पास समय कम है, लेकिन राजीव जी अहम सवाल, एनडीए में स्वागत है, जाएंगे क्या? संक्षेप में सिर्फ 10-15 सेकंड में इसका जवाब। राजीव जी जी मैं सुन नहीं पा रहा हूं। संभावना है क्या केसी जैन जी के एनडीए में आएंगे तो स्वागत है, संभावना है कि जाने की? संक्षेप में 10-15 सेकंड में जवाब। नहीं, वो टेलीविजन पे बैठ के हमारे बड़े मित्र हैं, बड़े भाई हैं, वो कह रहे हैं ठीक है, लेकिन ऐसी कोई संभावना किसी भी, न तो एनडीए में और ना इंडिया में
चलिए, लेकिन देखना पड़ेगा कुछ समय बाद। राजनीति में बहुत कुछ होता है, राजनीति में बहुत कुछ होता है, जो एक दूसरे पर लगातार आरोप लगाते हैं वो साथ में गठबंधन भी कर ले। ठीक है, चलिए, समय भी हमारा समाप्त हो गया है। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी मेहमानों का, समय हमारा समाप्त हो गया है। केसी जैन जी, उर्मिला चौधरी जी, अशोक यादव जी, राजू उपाध्याय जी, कुमार राकेश जी, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे इस खास चर्चा में शामिल होने के लिए। तो जिस तरह से मायावती ने यहाँ पर एक अकेले चलने की यहाँ पर बात कही है, अकेले चुनाव में उतरने की बात कही लोकसभा चुनाव में, लेकिन देखना होगा क्या वाकई वो अकेले यहाँ पर चुनाव में उतरेंगी। क्योंकि अगर इतिहास को देखेंगे, अगर हिस्ट्री को देखेंगे, 2014 में उनको एक भी सीटें नहीं मिली थी, लेकिन जब गठबंधन किया था सपा के साथ तो 10 सीटें मिली थी। विधानसभा में अकेले लड़ी थी, सिर्फ 1 सीटें मिली थी विधानसभा की। तो देखना होगा क्या मायावती वाकई अकेले चुनाव में जाएंगे या फिर उनके पास जो 2 ऑप्शन है, जिस तरह से केसी जैन जी कह रहे थे, बीजेपी प्रवक्ता स्वागत है एनडीए में, क्या एनडीए में जा सकती है या फिर इंडिया गठबंधन उन्हें मनाने में कामयाब होगा, देखने वाली बात होगी। इसी के साथ हमारे खास पेशकश में फिलहाल इतना है, लेकिन खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। आप देखते रहिए स्वदेश न्यूज, सबसे पहले देश।